अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी अभी गली मोहल्लों में तो उस तरीके से नज़र नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नोकझोंक कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही है, बिलावल भुट्टो की तरफ से हो रही है, उनके जो बयानात हैं, इससे माहौल ज़रूर गर्म हो रहा है। ऐसा लगता है कि 16 महीनों की हुकूमत दोनों इत्तेहादियों के गले पड़ गई है। तहरीक इंसाफ तो तहरीक इंसाफ, खुद इत्तेहादी भी उस माह की कारकर्दगी पर उलझे हुए जो हैं नज़र आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये मानना है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिल भी नहीं रही है, बल्कि पंजाब और सिंध के डोमिसाइल का फ़र्क का गिला वो भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को दूध में पानी डालकर वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन नवाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म बनाने के लिए पानी में ही दूध डाला जा रहा है। अहम बात यह है कि इन इल्ज़ामात के बावजूद जरदारी साहब को आने वाले इलेक्शन शफाफ नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। अब सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी के अंदर इलेक्शन की शफाफियत को लेकर दो ख्यालात पाए जाते हैं या स्ट्रैटेजी कोई और है? दूसरी तरफ नून लीग की क़यादत का ये मानना है कि बिलावल भुट्टो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उनका वज़ीर आज़म की कुर्सी से फासला बढ़ता जा रहा है। एहसन इकबाल ने तो ये भी कह दिया कि पिछले इलेक्शन में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीन कर नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखा था। सवाल ये है कि क्या नून लीग इस तरह के बयानात से पुराने स्कोर सेटल कर रही है या फिर इलेक्शन फिक्स होने के खदशात को तक़वियत दे रही है? सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन में मुल्क की एक और बड़ी जमात पीटीआई भी नज़र आएगी या 90 की दहाई की तरह इस बार भी मुकाबला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ही होगा? मैं बात करूंगी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका। कुंडी साहब, सबसे पहले तो अब एक दफ़ा फिर से कन्फ्यूजन हो गई है इलेक्शन की शफाफियत को लेकर। जो बिलावल भुट्टो हैं वो सिलेक्शन की बात भी करते हैं, वो सियासी इंजीनियरिंग की बात भी करते हैं कि 2018 की तरह माहौल अब बनाया गया है नवाज शरीफ के लिए। जाहिर है जिससे ये तासुर पैदा होता है कि वाकई नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म उनको बनवाया जा रहा है। लेकिन जरदारी साहब जब ये बात करते हैं कि हमें एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर कि शफाफ इंतखाबात होंगे, अगर इतना एतमाद है तो फिर सिलेक्शन की बातें क्यों, फिर सियासी इंजीनियरिंग की बातें क्यों, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल एतमाद है और हमने हमेशा ये कहा है। आपने अगर आप प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों के जब प्रोग्राम होते हैं, हमने हमेशा कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो RTS सिस्टम नहीं बैठने देगा, RO इलेक्शन नहीं होने देगा, मुल्क में धुंध नहीं होने देगा पोलिंग के दिन और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएगा। हमने हमेशा ये कहा कि हमें एतमाद है, लेकिन हमारे कुछ खदशात भी हैं। खदशात ये है कि मुस्लिम लीग का ये माजी का वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा इदारों को धकेला है सियासत में, हमने कभी नहीं धकेला। और वो एक ये तासुर देना चाहते हैं और तासुर कायम करना चाहते हैं कि शायद हम जो है हमारा मैच फिक्स हो चुका है, जो कि आपने एक निजी चैनल में देखा होगा कि अपने ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है, इनको नहीं पता था। फिर एक तारड़ साहब का बयान जिसपे उनकी तरदीद हो गई कि जी हमने ये बात नहीं कर भी दी और नहीं की, वॉट एवर जो सिचुएशन है कि हमें तो जो है चुन लिया गया वॉट एवर। लेकिन सवाल ये है कि मियाँ साहब ने जो बात की थी कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात जो लंदन में वो करते थे और साथ में कहा था कि मैं उनको भी सजा दूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। चलो उनका एक जाती मसला है, उनको उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जो 3 नारे थे उनके वो आज किधर हैं? क्या आपने सुने पाकिस्तान आने के बाद उनके 3 नारे जो ये बात करते थे लंदन में, या हमारे जब PDM बना था हम PDM से अलहदा हो गए, तो हम तो अभी भी कहते हैं हमारी जो 16 महीने की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर और इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारे जो पोलिटिकल पार्टी का हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक हम अवाम में जाएंगे और गए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खैबर पख्तूनख्वा की विजिट पे है, 3 कन्वेंशन उन्होंने एबटाबाद, मर्दान और पेशावर में कर चुके हैं। लेकिन लगता है कुंडी साहब कल से वो नौशेरा, दीर और चतराल जा रहे हैं। 16 महीनों की जो कारकर्दगी, स्पेशली जो महंगाई का एक फैक्टर था बहुत बड़ा जिस पर अब ये इलेक्शन होगा, उससे लगता है कि वो बोझ अपने कंधों से उतारना चाहते हैं, इसीलिए नून लीग को महंगाई लीग का नाम दे रहे हैं, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि जो भी महंगाई के फैसले हुए, जो महंगाई हुई, मईशत खराब हुई, मुश्किल फैसले हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अलग थलग थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम को तंग करना नहीं चाहती थी, वो ये तासुर दे रहे हैं।
देखें, पहली बात तो यह कि PMLN खुद डिसोन करती है शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की हुकूमत। क्या आपने किसी तर्जुमान को सुना है शहबाज शरीफ साहब को ओन करें 16 महीने की उनकी हुकूमत? वो तो कहते हैं मियाँ साहब को जो पुराना दौर था, जब वो 2013 में हुकूमत में थे तो ये करते थे, वो ये करते थे, उन्होंने 16 महीने की बात नहीं की है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वजारतें थी, चाहे वजारत खारजा थी, चाहे पॉवर्टी एलिवेशन थी, चाहे हेल्थ थी, चाहे बाकी ओवरसीज थी, जो भी है, हम बिल्कुल हम कैबिनेट के मेंबर थे, हम उनके साथ बराबर के शरीक थे, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वजीर आजम और वजीर खजाना उनके थे, हम मशवरे बिल्कुल देते थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मशवरा दिया जब क्रशिंग सीजन शुरू हुआ चीनी का, तो उन्होंने कहा आप चीनी एक्सपोर्ट कर लें, ज़र मुबादला कमा लें। लेकिन उसके बाद जब हुआ, जब जरूरत नहीं थी करने की, उस वक्त हुआ। आज वही पुराने क्लिप जरदारी साहब के जब हुए तो मैनेज किए गए कि वो चलाएं कि क्योंकि जरदारी साहब कहने पे चीनी एक्सपोर्ट हुई, लेकिन वो इंटरव्यू उनका उस वक्त नहीं था, उस वक्त था जब क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा था। लिहाजा हम तो कहते हैं कि आए मैदान में, हम तो अवाम में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कैबिनेट में आप जो महंगाई के फैसले थे, आपके वुज़रा अपोज करते थे उनको? देखिए, हमने तो तनख्वाह में भी 50% इजाफे की बात की थी कि 50% जो है इजाफा किया जाए, लेकिन मुश्किल से 35% हुआ। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो किस्त उनको 7,000 की मिलती थी, हमने 9,000 कर दी। बच्चों को उनके जो वजीफा था ट्यूशन स्कूल फीस, वो जो हमने बच्ची के जो है 2,000 से 2,500 की है, बच्चे के 1,500 से 2,000 की है। आप देखिए कितना उसमें अरबों रुपए मतलब है कि उसके अंदर वो हुए होंगे। लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए हमने की थी कि आवाम को रिलीफ मिले, गरीब को रिलीफ मिले। उमरा, हम अभी भी कहते हैं कि उमरा पे टैक्स लगाएं और मिडिल क्लास और गरीब लोगों को जो है सहूलियात दें। आप कहते हैं नहीं, उमरा पे टैक्स नहीं होना चाहिए, अगर उमरा पे टैक्स नहीं होगा तो अब कहां से टैक्स होगा? लिहाजा हम यही चाहते हैं कि उमरा को टैक्स के नेट जोन में लाएं, गरीब को सहूलियात दें, आप मिडिल क्लास को सहूलियात दें, आप किसानों को सहूलियात दें। आप जो हमारी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करेंगे? इकोनॉमी बेहतरी के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अगर सिलेक्शंस होगी और पॉलिटिकल पार्टीज ये समझेंगे सिलेक्शन हुई है, तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ कोई ताउन नहीं करी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए। आप लोग तो समझ रहे हैं, लिहाजा हम कहते हैं कि अभी समझने का कोई मौका है या अभी समझना बाकी है? आप लोग तो शायद समझ चुके हैं कि सिलेक्शन हो चुकी है। देखिए 2-3 चीजें, जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम लीग हमेशा इदारों को धकेलती है सियासत में। जब नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ किया गया, यूके से हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया, यहां पर जो सिविलियन इदारों ने उनको जिस किस्म की उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, क्या साबिक वज़ीर आज़म जो बाकी हैं उनके साथ हो रहा है? हम कहते हैं अच्छी बात है नवाज शरीफ के साथ आप कर रहे हैं। क्या आप ये जो है हमारे जो थे शहबाज शरीफ साहब, या आप चौधरी शुजात साहब की बात करें, या गिलानी साहब की आप बात करें, या जो है वो परदेश की बात करें, क्या उन वज़ीर आज़म के साथ भी साबिक के साथ ये हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, सबके साथ होना चाहिए। अगर एक शख्स के साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो आप देखिए, अगर इतने कामयाब जल्द से हो गए, PMLN के दोस्त कहते हैं हमने 120 सीटें पंजाब में जीत ली, फिर बेसाखियों के सहारे क्यों ढूंढ रहे हैं? कभी MQM के पास भाग रहे हैं, कभी सिंध में भाग रहे हैं ना। सिंध में तो ऑफ कोर्स वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो बलूचिस्तान में जाहिर है उनको सहारा चाहिए, उन्हें KP में सहारा चाहिए। हाँ, जिस तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हुकूमत बनाई है, इस तरह पंजाब भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तो सहारे आप लोगों को भी KPK में चाहिए होंगे, सहारे आप लोगों को भी बलूचिस्तान में चाहिए होंगे, सहारे आपको पंजाब में चाहिए होंगे। हाँ, अगर कहीं नहीं चाहिए होंगे तो सिंध में नहीं चाहिए होंगे। तो ये हर पार्टी का एक सूबा जाहिर है गढ़ होता है। देखिए हम सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने शायद न जाएं, हम शायद मे भी कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट, लोकल एडजस्टमेंट हम करें। हम इत्तेहाद बनाएंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद नंबर गेम पे, और वो जब इत्तेहाद बनेगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बनेगा। देखिए अब ये अगर इतने हैं, अब तो जब 8 फरवरी को बक्से रखे जाएंगे फिर पता चलेगा ना कि पंजाब वाले कितने PMLN को पसंद करते हैं। जब वोट गिने जाएंगे और हकीकी वोट गिने जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि पंजाब वाले कितने पसंद करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि कितना पसंद करते हैं। लिहाजा ये चीजें जो हैं, अब जो आपने कहा, अपने एहसन इकबाल साहब ने बात की 2013 के हवाले से, क्या बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब ने काला कोट पहना था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? हमने तो नहीं पहना था काला कोट। अगर एहसन इकबाल साहब को पता हो काला कोट किसने सिलवाया था, क्यों सिलवाया था, किसके लिए सिलवाया था, क्यों गए थे, तो फिर उसका भी जवाब दें। जब आप सवाल करेंगे तो जवाब भी आपको मिलेगा। आप अगर कहेंगे कि सवाल होगा और जवाब नहीं देंगे तो फिर बहुत सी, अगर हम कहते हैं कि माजी में नहीं जाना चाहिए, बिलावल साहब कहते हैं माजी की सियासत को छोड़ें, मुस्तकबिल की बात करें, नौजवानों को आगे लेकर आएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ट्रांजिशन की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना कैंडिडेट एक बात बताएं गोंडी साहब, हमारे यही 70 सालों के सियासतदान की बात की बिलावल साहब ने कि अब तो उन्हें घर बैठ जाना चाहिए।
तो 70 साल के सियासतदान 70 के सिर्फ दूसरी जमातों में तो नहीं है, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। तो वो 70 सालों के सियासतदान का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ दूसरी जमातों पे अप्लाई करने की बात कर रहे थे या अपनी जमात पे भी अप्लाई होना चाहिए? देखिए, उन्होंने लीडरशिप की बात की है कि उन्होंने घर बैठने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करें, आप मशवरे दें, सब कुछ करें। अगर आपके अभी जरदारी साहब को 2-3 साल रह रहे हैं, जो है मैं सबसे जूनियर सियासतदान, जो आजकल सीनियर सियासतदानों में सबसे जूनियर जरदारी साहब भी हैं, उनकी एज 70 साल नहीं हुई। और अभी भी जरदारी साहब ने कहा कि हमारे जो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। तो इसमें तो कानून साजी हो जानी चाहिए फिर कि 70 साल से जो कम होगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसमें नहीं, हमने मशवरे की कानून साजी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब अगर चौथी दफा भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, उनको अच्छा है कि इलेक्शन होने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा को या हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म कैंडिडेट बना लें। इस तरह मोनू सिलाई साहब को जो है परवेज़ इलाही साहब ले आए, मौलाना साहब अपने बेटे को ले आए। अच्छी बात है, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। अब जो है कुछ एक ट्रांजिशन भी होनी चाहिए। अगर नहीं होने करते, उनकी अपनी मर्जी है। अगर उन्होंने हम तो कहते हैं पुरानी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम पता क्या कहती है पार्टीज पे करेंगे, लेकिन परसों जावेद लतीफ साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझते कि सिलेक्शन हो रही है तो उन्हें चाहिए नाम ले। जब हमारे साथ ज्यादतियां हो रही थी, जिन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की, हमने तो उस इदारे के लोगों के नाम लिए थे। जिसने ज्यादती की थी हमने उसका नाम लिया था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि कहीं से उनके साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो वो जुर्रत करे, नाम ले। कौन ज्यादती कर रहा है, कौन सिलेक्शन कर रहा है? बिल्कुल हम जुर्रत करेंगे। हमने आज आप देखें, मैंने आपको कहा है कि आपकी फॉरेन ऑफिस ने जिस तरीके से उनके हाई कमिश्नर ने आपको सी ऑफ किया, किस कैपेसिटी में किया? फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व थी पॉलिटिक्स में। अगर आपके यहाँ पे सिविल इंतजामिया है पंजाब की जिसके प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो सिविल इंतजाम में मुलविस है। अब आप मुझे बताएं कि गवर्नर हाउस में अगर मीटिंग होती है बहावलपुर डिवीजन की, आप गवर्नर हाउस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इदारों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो अब आप क्यों आप अपने घर में नहीं कर सकते वो मीटिंग? आपने गवर्नर हाउस को अपना कैंप ऑफिस बना लिया था। ये चीज है। अब अगर वो बात करते हैं कि आपने इदारे नाम लिए, तो आप मेरी तरफ से जावेद लतीफ साहब से कह दें कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का लंदन में था, अगर उनमें थोड़ी सी भी जुर्रत है वो बयान इधर दोहरा दें। उन्होंने आने से चंद दिन पहले कह दिया कि मैं आके साथ लूंगा, वो तो माफी दे दी ना, शरीफ साहब को जाना पड़ा। और उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कहा इस बयानिया को आप यहाँ पे बक्से में बंद कर दें, पाकिस्तान जाके नया बयानिया लेके जाना है। उन्होंने बोले आपने जो जुर्रत की थी तो आप बताएं ना कि आप क्यों जुर्रत नहीं करते, क्यों नाम नहीं लेते? आप क्या उनसे हिसाब किताब करेंगे जिन्होंने आपको निकाला था कि मुझे क्यों निकाला? वो अल्लाह पे छोड़ दिया ना उन्होंने मामला। जब अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर खुद क्या करें? अब वो तो अल्लाह पे छोड़ के आए थे। तो बस समझ जाए ना फिर आप, मुझे मतलब है कि आप फिर समझ जाए। फिर जावेद लतीफ साहब फिर जो है ना दूसरों को मशवरा न दें, पहले अपने लीडर को मशवरा दें, फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिए। फिर उन्होंने जब चीज़ 2017 या 18 में अगर पीटीआई के चेयरमैन के लिए गलत थी सिलेक्शन, तो आज अगर किसी और के साथ हो रही है या वो तस्वुर दे रहे हैं, हम समझते हैं वो भी गलत है। फिर मैं आखिरी दफा वही सवाल रिपीट करूंगी कि इतना यकीन होने के बावजूद कि इतने अरेंजमेंट्स हो रहे हैं नवाज शरीफ के लिए जब से वो लंदन से निकले हैं, उसके बावजूद आप लोगों को इलेक्शन की शफाफियत पर जरदारी साहब को कैसे यकीन है? कि आप लोगों को तो पता है कि इलेक्शन हो रही है, आप लोगों को तो पता है चौथी बार वजीर आजम बनाया जा रहा है, फिर इलेक्शन की शफाफियत पर यकीन कैसा? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चाहे मोहतरमा शहीद आई थी, ज़िया-उल हक के दौर में आई थी, उन्होंने चैलेंज किया था। चाहे दूसरी दफ़ा आई, उन्होंने मुशर्रफ के दौर को चैलेंज किया था। उसके बावजूद भी हमने हुकूमतें बनाई, हमने इत्तेहादी जमात के साथ हुकूमतें बनाई और हमने हर पिच पे हमने खेला है। चाहे वो जिस किस्म की पिच बनाई गई हमने खेला है। इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हमने हुकूमतें जो है वो बनाई है और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाएंगे। हमें ये तजर्बा है लेवल फील्ड न होने का। हमें माजी नून लीग के साथ भी विफाक में इत्तेहाद करना आप लोग फिर भी करेंगे, भले आज उनको सिलेक्टेड कह रहे हैं। सॉरी क्या? नून लीग के साथ भी विफाक में नून लीग के साथ विफाक में इत्तेहाद करना पड़ा, वहां भी करेंगे फिर आप लोग? देखें, हम ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट करती है उनको करने दें। उसके बाद जो है सियासी जमातें बैठती हैं। देखिए, कल बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे, आज उसी मुंह के साथ वो गए बलूचिस्तान और उनको गले लगाया है। आज फिर बताया ना कि उनको जो उस वक्त कहते थे कि बलूचिस्तान अवामी, अभी तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तो बाप नहीं कहते, बाप का बाप और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। तो मुझे बड़ा जो है ना वो हंसी आ रही थी जब ये बैठे हुए थे उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो एक आप यकीनन मरियम नवाज के वो पुराने शॉट्स निकाल कर सुन रहे होंगे, इसीलिए हंसी आ रही होगी आपको। नहीं, मेरा हाफिज़ा बड़ा तेज है, मुझे वो याद थे। और कम से कम
आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ जुर्रत का मुजाहरा करते जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान से माफी मांगी थी, हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं था, तो कुछ ये भी अखलाकियात कर लेते और माफी मांग लेते कि हमने आपके पास जो बातें की थी वो गलत थी, हम बहकावे में आ चुके थे, हम गलत थे, आज हम ठीक हो गए हैं और हम आपके पास आए हैं, आपके वोटों की वजह से शायद हम हुकूमत बना सके। आज वही PMLN बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मोहताज है कि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, उसी MQM की मोहताज है। MQM के साथ जब बुरा वक्त शुरू हुआ तो कौन से दौर में शुरू हुआ, आप भी बता दें, हमें भी पता है कि कौन सा हुआ। लेकिन अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में होते हैं जोड़ तोड़ भी होते हैं, इत्तेहाद भी होते हैं, इत्तेहाद से बाहर भी होते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद बनाएगी इंशाअल्लाह हम हुकूमत बना के दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। फाइनली पिछले दिनों IPP ने न सिर्फ मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए बल्कि PTI छोड़कर आने वाले इलेक्टेबल्स को भी भरपूर तरीके से वेलकम किया गया और अब किया जा रहा है मज़ीद लोगों को। अभी कल ही मुस्लिम लीग नून और PTI के यूथ विंग्स के 200 रहनुमाओं और वकला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और आज PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली नवाज़ अवान भी IPP उन्होंने आज ज्वाइन कर ली, जिसके बाद IPP रहनुमाओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि IPP पर सियासी क़यादत के साथ सियासी कारकुन भी अब एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अली नवाज़ की शमूलियत के चंद घंटों बाद ही आसिफ नेकई भी साबिक सूबाई रुकन असम्बली वो भी आज उन्होंने IPP ज्वाइन कर ली। IPP का कहना है कि यही वो एतमाद है जिसकी वजह से कल पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने भी एक शो में दावा किया कि अगले इलेक्शन में हुकूमत बनाने में तुर्क का पत्ता IPP ही होगी। यही नहीं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो ये समझती हैं कि वज़ीर आला पंजाब भी हमारा होगा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यह दावा लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के दावे के जवाब में किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में कौमी असम्बली की 141 सीटों में से 125 सीटें जीत जाएगी। अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून और IPP पंजाब का महाज फतह करने का ख्वाब तो देख रहे हैं, ज़ाहिर है कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ये हकीकत समझते हैं या भूल रहे हैं कि मुश्किलात में घिरी PTI की आज भी अवाम में जड़ें मजबूत हैं? क्या ये दोनों जमातें PTI के मैदान में होते हुए अपनी जीत के दावों को सच कर पाएंगी या फिर ये जमातें यकीन कर बैठी हैं कि मैदान खाली है और ख़ाली ही रहेगा? सवाल ये भी है कि IPP में जितने भी इलेक्टेबल्स हैं वो सारे PTI से हैं। जब पिछली बार इलेक्शन हुए तो उनके साथ तहरीक इंसाफ और उनके लीडर का नाम जुड़ा था, जो ज़ाहिर है अब मुयस्सर नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या IPP के MNAs और MPs के उम्मीदवारों को जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम ख़ान के नाम पर वोट मिल पाएंगे? एक तासुर ये भी है कि IPP इलेक्शन के बाद अपना वज़न मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाल सकती है। ये तासुर कितना दुरुस्त है? मौजूदा सियासी मंजरनामे और लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर IPP कहाँ खड़ी है, क्या सोचती है? क्या इनके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं बात करूंगी। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब IPP के रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आपका। चौहान साहब बताइएगा, सबसे पहले तो महीनों लापता रहने वाले PTI के लोग, चाहे उस्मान डार हो, चाहे सदाकत अब्बासी हो, अली नवाज़ अवान हो, जिन्होंने आज ज्वाइन की, क्या ये अपनी रूपोशी में ही रब्ता कर लेते हैं? इनकी खलासी तभी होती है, तभी ये मिलते हैं जब इन्हें IPP का रास्ता नज़र आता है? क्या गुमशुदगी में, रूपोशी में ही आप लोगों से रब्ते करने शुरू कर देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही जो है वो रूपोश रहनुमा ज्वाइन करेंगे। शीरी मज़ारी की मिसाल आपके सामने है, अली जैदी की मिसाल आपके सामने है, फवाद चौधरी की मिसाल आपके सामने है, असद उमर साहब की मिसाल आपके सामने है, और इस तरह की ना असद उमर रूपोश हुए, ना वो लापता हुए, ना अली जैदी लापता हुए।
नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं अली जैदी भी जनाब मंजर से गायब थे, असद उमर साहब भी मंजर से गायब थे, और आपके जनाब बाकी भी जितने इमरान इस्माइल साहब भी मंजर से गायब थे। तो ये बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने मंजर के ऊपर आने के बाद, मंजर आम पे आने के बाद उन्होंने आईपीपी ज्वाइन नहीं की, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकली ये सोचता है कि आने वाले हालात के अंदर आईपीपी जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है, और तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा ये जान जाता है, ये समझ जाता है, उसको अकल आ जाती है कि नेक्स्ट अब तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आप आज़ादाना और एहसन तरीके से आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसके पास एक सूटेबल रास्ता आईपीपी की सूरत में निकल आता है, तो वो आईपीपी ज्वाइन कर लेता है। तो ये सूटेबल रास्ता अली नवाज को नजर क्यों, अली जैदी साहब को नजर क्यों नहीं आया, फवाद चौधरी को अभी तक नजर नहीं आया, इमरान इस्माइल को अभी तक नजर नहीं आया, असद उमर साहब ने तो सियासत छोड़ना ही बेहतर समझा, आईपीपी के रास्ते उन्हें नजर क्यों नहीं आई? उन सब लोगों को अकल क्यों नहीं आई कि अगर सियासत करनी है तो आईपीपी ही वाहिद रास्ता है? इमरान इस्माइल साहब को अकल आई हुई है, उन्होंने आईपीपी ज्वाइन की हुई है। अली जैदी साहब एक नॉन पॉलिटिकल फिगर है। मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक फैन क्लब था, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो जाती फैन टाइप, मुलाजिम टाइप जो है ना कुछ लोग थे कि जिन्होंने उनकी एनजीओज को, उनके जनाब शौकत खानम की फंड रेजिंग, पार्टी की फंड रेजिंग, नम्बल की यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग। लेकिन फवाद चौधरी भी आपके उसमें शुरू में जब तकरीब हुई थी आए थे, अली जैदी भी आए थे, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो कहते हम तो सिर्फ खाना खाने गए थे, ज्वाइन ना थोड़ी करने गए थे। मैं शाजिया में अगर आप तसल्ली से कोई 1.5-2 मिनट मुझे सुन लेंगे तो अच्छे तरीके से चीजें सारी। तो अली जैदी साहब तो जनाब बेसिकली नॉन पॉलिटिकल फिगर है, मेरी एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी ऑब्जर्वेशन है। क्यों कि इस किस्म की नॉनसेंस किस्म की हरकत वही कर सकता है जो नॉन पॉलिटिकल होगा, कि आप खुद अपनी से डिनर पे आए और डिनर की अगर तकरीर काश सुन लेना आप, जो पार्टी अनाउंस करने से पहले रात को डिनर हुआ था, उसमें अगर इनकी आप तकरीर सुने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बातें कर रहे थे, तो आप हैरान रह जाएंगी। कौन बातें कर रहा था? फिर अपनी मर्जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, लेकिन जब आवाम की तरफ से एक मुखालफत का सामना पीटीआई के कारकुनान की तरफ से, यही है आपके अली जैदी साहब, फवाद चौधरी भी, और उसके बाद इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। बहरहाल कोई बात नहीं। जहां तक बात है फवाद चौधरी साहब की, फवाद चौधरी साहब थोड़े से ज्यादा सियाणे हैं, वो थोड़े से ज्यादा समझदार हैं। हम लोग ज्यादा समझदार नहीं है ना, हम लोग तो जना जिस पलड़े पे होंगे, जिस धड़े में होंगे, जिस कश्ती में होंगे, सबको पता होगा कि इस कश्ती में है, जिस कश्ती में नहीं होंगे सबको पता है कि इस कश्ती में ये सवार नहीं है। इस धड़े में बहुत ज्यादा सियाणे हैं, चलाक है, अक्लमंद है। वो चार तरफ खेल रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी करने की कोशिश में थे, वो तहरीक इंसाफ को भी राजी करने की कोशिश में थे, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी करने की कोशिश में थे, वो यूरोपियन ममालिक के जनाब और अमेरिका के और बरतानिया के सफीरों को भी राजी करने की कोशिश में थे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी राजी करने की कोशिश में थे, और अपने आप को सुकून में रखने चाहते थे। तो एंड पे आके फिर जो हुआ वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सही। कल फिरदौस साशिक अवान साहिबा ने जो कहा कि वज़ीर आला भी पंजाब से हमारा ही होगा, हम लोग ही अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे। उधर दावा किया राना सनाउल्लाह ने कि पंजाब में हम 125 सीटें तो हम निकाल लेंगे, 125 वो ले जाएंगे, तो आपके हिस्से में क्या आएगा? तो फिर वज़ीर आला कैसे लेके आएंगे आप लोग? मैं आज से 3 दिन पहले से ये बात कर रहा हूँ, और वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस वक्त बड़ी वायरल है कि इंशाल्लाह पंजाब के अंदर आईपीपी की हुकूमत होगी और अलीम खान साहब इंशाल्लाह वजीर आला होंगे। और मैं आज चौथी दफा 3 शोज में यह बात कर चुका हूँ पिछले 3 दिन। आज आपके बगैर किसी के साथ इत्तेहाद किए हुए, बगैर किसी को अपने साथ मिलाए हुए तनहा आईपीपी हुकूमत बनाएगी, आप ये कह रहे हैं? किसी से इत्तेहाद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आईपीपी इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी पंजाब के अंदर। सही। वजीर आला इंशाल्लाह अलीम खान साहब होंगे, आईपीपी का वजीर आला होगा। डिक्शन है, इसको आप नोट कर लें। और मैं 4 दिन से ये बात कह रहा हूँ। इत्तेहाद किसके साथ करेंगे? नून लीग तो कह चुकी है कि पंजाब में तो हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद जनाब इंशाल्लाह नून लीग हमारी इत्तेहादी होगी पंजाब के अंदर। अच्छा, इतना ये भी सुन लो, ये मेरी प्रेडिक्शन है।
ये मेरी प्रेडिक्शंस है। ये आप तो बिल्कुल शेख रशीद साहब वाली प्रेडिक्शंस देना शुरू हो गए। मैं शेख रशीद नहीं हूं, मैं जो बात करता हूं आज तक जब जो बात कही है अल्लाह पाक के करम से वो मटेरियलाइज हुई है। बोंगी नहीं मारी कभी भी कि 3 महीने अगले पड़े आए मैं, 4 महीने अगले पड़े आए मैं, 6 हफ्ते अगले पड़े आए मैं, ठीक है ना, सारी लाइफ की अहम कहते गुजार दी। नहीं, मैंने जो कहा, मैंने मर्दमशुमारी के इशू पे जो कहा, मैंने इलेक्शन वक्त पे ना होने का जो कहा, सारी दुनिया उस वक्त कह रही थी कि इलेक्शन नवंबर में होंगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में नवंबर में इलेक्शन हो। मैं जून जुलाई में ये बात कह रहा था। वाह, अब मैं आपको बता रहा हूं पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आईपीपी की हुकूमत होगी। सही, जिस तरह नून लीग बलूचिस्तान में बाप पार्टी को मिलाया, सिंध में एमक्यूएम को मिलाया, कहा जा रहा था कि जनूबी पंजाब के लोगों को भी अपने साथ मिलाएंगे, वहाँ इत्तेहाद हो सकता है, तो इसका मतलब कोई चांस नहीं है। जनूबी पंजाब के लोग तो आगे ही 2018 में जहांगीर तरीन साहब के कहने पर शामिल हुए थे पीटीआई में, एक जनूबी पंजाब जो महाज बना था। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के साथ वहाँ पर इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद नहीं होगा, बाद में आप मिलाएंगे उनको अपने साथ। नहीं, हर चीज पॉसिबल है शाजिया, सियासत के अंदर हर चीज पॉसिबल होती है और सियासतदान और सियासी पार्टी 4 मफादात के लिए जनाब सियासत करती है। ज़ाती मफाद, पार्टी का मफाद, अवाम का मफाद और मुल्क का मफाद। 4 मफाद होते हैं जिसके लिए सियासतदान और सियासी पार्टी लगी होती है, काम कर रही होती है, पॉलिटिक्स में एक्टिव होती है। हम तो है सियासी जमात, हम ना तो इंतहा पसंद जमात है, ना नरगिसियत के ऊपर मबनी जमात है कि अपने अलावा दूसरी किसी जमात को या दूसरी लीडरशिप को हम कहें जी वो तो है ही नकम्मे, नखट्टू, ना अहल और जनाब करप्ट और बददियानत और बदकिरदार और बदकार और सयाकार और खताकार। हम सब सुच्चे हैं, हम अल्लाह के वली हैं, गौस है, कुतुब है, कलंदर है। ये हमारी सोच नहीं। तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि जो वोट इमरान खान के नाम पर 2018 में पड़ा था, मुल्क का मफाद होगा। आज अगर इमरान खान जेल में है तो वो वोटर शिफ्ट होकर आपकी तरफ आ जाएगा, वो दौड़ कर आएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को वोट देने के लिए। इमरान खान जेल में, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने वोट देना है, पीटीआई के दूसरे चेहरों को वोट देना है, आप ये कह रहे हैं। बात ये है शाजिया साहिबा कि वोट बैंक को कोई भी पैदाइश से ही अपने साथ लेके नहीं आता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई सियासतदान। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर वोटर जो है वो किसी का गुलाम नहीं है। तीसरी बात यह है कि पार्टी कोई मजहब नहीं है। क्या आप ये समझें कि जनाब कि अगर आप कहें कि वो अपना मजहब छोड़ने को तैयार नहीं है या मुर्तद होने को तैयार नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। सोशल मीडिया के एक ढकोसला है, वो भी जबरान इलियास के जो फॉरेन एजेंसी का जनाब एक्टिव तरीन ओहदेदार है, इनका सोशल मीडिया हेड, इनका डिप्टी हेड इमरान गुजाली जो अमरीकी होल्डर्स हैं, ये सारी सोशल मीडिया पे एक टेम्पो और एक गेम बनाई हुई है पिछले 1.5 साल से। एंटी रियासत, एंटी रियासती अदारे, एंटी फौज, ये सारा माहौल और उन्होंने माहौल रखा हुआ है कि भाई ये आवाम तो जनाब बिल्कुल बंधी हुई है। बहरहाल ख्वाब भी बड़े हैं, दावे भी बड़े हैं आप लोगों को। इलेक्शन के दिन माहौल बहुत मुख्तलिफ होता है, इलेक्शन के दिन सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है। पहले तो हर कोई दावे भी करता है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाता भी है, देखता भी है। लेट्स सी 8 फरवरी को क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका आईपीपी के फैजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतखाबात से पहले जहां सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, वहीं कुछ असर रसूख रखने वाले ममालिक भी पाकिस्तानी इलेक्शन और सियासत में दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले चंद दिनों में अमेरिका और बरतानिया के सफरा ने बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप से अलग अलग मुलाकातें की हैं। 2 दिन पहले बरतानिया की पाकिस्तान में तैनात हाई कमिश्नर ने लीगी कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज से उनकी मुलाकात हुई, जबकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने साबिक सदर जरदारी साहब से भी मुलाकात की। कल का दिन अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के नाम रहा, जिनकी पहले लाहौर में नवाज शरीफ से मीटिंग हुई, फिर वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी से मुल्तान में जाके मिले। अमरीकी सफ़ीर की फिर तीसरी मुलाकात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से हुई। पिछले दिनों सदर पीटीआई
चौधरी परवेज़ इलाही जब अदालत पेशी पर आए तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई उनके साथ वाले सेल में है, जहां अमरीकी और यूरोपीय यूनियन के अहदेदार और IMF के लोग आकर उनसे मिल रहे हैं। परवेज़ इलाही का इतना कहना ही था कि फौरी तौर पर महकमा जेल खाना जात ने इसकी तरदीद जारी कर दी और ये कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जब से इन मुलाकातों की खबरें मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बनी है, तब से सियासी और अवामी हलकों में ये बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये बैरूनी मुदाखलत क्यों हो रही है। क्या पहले भी होती थी इलेक्शंस को लेके और आज भी हो रही है, या ये रूटीन की बात है कि इक़्तिदार में आने से पहले ही सियासतदानों से मुलाकातें एक गुडविल जेस्चर होता है। सवाल उठ रहा है कि जब अमेरिका और बरतानिया में इलेक्शंस करीब होते हैं, क्या पाकिस्तानी सिफारतकार भी उनके सियासतदानों से ऐसे ही जाके मिलते हैं? उनका भी यही इंटरेस्ट होता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर गैर मुल्की जो सफ़ीर हैं किस एजेंडे के तहत सियासी पार्टियों से मुलाकातें कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि अमेरिका और बरतानिया के सिफारतकार ही हम देखते हैं कि पाकिस्तानी इलेक्शंस में उनकी ही दिलचस्पी नज़र आती है। क्यों ले रहे हैं वो इतनी दिलचस्पी? क्या बाकी दुनिया के ममालिक भी ऐसा करते हैं? सवाल ये भी है कि अगर ये मुलाकातें मामूल का हिस्सा हैं तो फिर इतने शकूक व शुबहात क्यों पैदा होने लगे हैं? क्या इन सफरा की मुलाकातों से ये नतीजा अख़ज़ करना दुरुस्त होगा कि अगला वज़ीर आज़म कौन आ रहा है? आखिर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में रहते हुए कुछ बाउंड्रीज़ का ख्याल किया जाता है या उन लोगों की मुलाकातें कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट करने की कहानी बताती हैं? एक तासुर ये भी बनता है कि सफारती हलकों को लेवल प्लेइंग फील्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस पाकिस्तान में इलेक्शन चाहते हैं और बर वक्त चाहते हैं, चाहे जैसे भी हों। अवामी तासुर तो यही है कि इन मुलाकातों में ही शायद फैसले हो जाते हैं कि आइंदा किसने आना है, कैसे इक़्तिदार में आना है। लेकिन इतने वाज़ेह इशारे ऐसी मुलाकातों में हरगिज़ नहीं दिए जाते, तो फिर तमाम स्टेक होल्डर से बाकायदा क्यों मिला जाता है? मैं बात करूंगी साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद साहब आपका। शमशाद अहमद साहब, आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अमरीकी और बरतानवी सफरा जो हैं ये मुलाकातें कर रहे हैं। इनकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग की लीडरशिप से भी मुलाकातें हो रही हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जेल में इमरान खान से भी मुलाकातें हुई हैं, तरीन साहब से भी मुलाकातें हुई हैं। ये इलेक्शन से पहले इस तरह की मुलाकातें रूटीन की बात होती है या वाकई इनका इतना इंटरेस्ट होता है कि कौन आ रहा है, अगली हुकूमत किसकी बन रही है? क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग इलेक्शंस में? देखिए, हमारे इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत की एक रवायत है और बड़ी मुसल्लमा रवायत है। कोई भी इलेक्शन हमारा ऐसा नहीं होता जिसमें ये बाहर की ताकतें, और सारी ताकतें नहीं होती हैं, मतलब चीन का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कभी इस तरह मुलाकातें करते। तो ये सिर्फ दो ताकतें हैं जिन्होंने बराबर हमारी सियासत को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमारे वो हुक्मरान चुने हुए हैं और बाकायदा उनको मैनिपुलेट करते हैं। बाकायदा वोट खरीदे गए, वो सिंध हाउस, ये एक बड़ी पुरानी रवायत है। और नवाज शरीफ की और जरदारी की ये बड़ी आदत है। यानी 1988 में नवाज शरीफ ने छांगा मांगा में लोटा क्रोसी और वो सारे खरीदे थे। फिर वो जहाज पे बैठ के जब अगली बार प्राइम मिनिस्टर बना था तो सबको जिनको पैसे दिए थे उनको ले जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी, वहां जाके स्विस बैंकों में पैसा उनका जमा कराया था। ये मैं सब चीजें इस वजह से बता रहा हूं कि आई एम विटनेस टू डू दीज थिंग्स। पुलिस अपना काम बिल्कुल नहीं करती और ना ब्यूरोक्रेसी है। तो मकसद मेरा कहने का है, जहां ये सब बातें जो एक रियासत का, जिसके जरिए से आप दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को बाकायदा रेगुलेट करते हैं, वो दुनिया आपको रियासत समझती ही नहीं है। आप क्यों इस बात से परेशान हैं कि वो हमारे लोगों से मिल रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है कि क्या वाकई इनकी तरजीहात होती है इलेक्शंस को लेकर कि किसको हुकूमत में क्या हिस्सा मिलना है, कौन वजीर आजम बने, कौन सा सूबा किसको जाए? हाँ, नहीं, बात सुनो। बात यह है कि ये जिस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, पहले तो ये है कि शुरू से जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो रोल प्ले ही नहीं कर रहा जो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। वो तो बुनियादी तौर पर मुंतखब किया गया था या अपॉइंट हुआ था दो पार्टियों के सरबराहों की दानत। ये कहीं नहीं दुनिया में होता। हमने ऐसे तरीके इजाद किए हुए हैं जिससे सिर्फ एक रूलिंग पार्टी और एक ऑपोजिशन ये मिलकर हुकूमत को हॉस्टेज बनाया हुआ है इन्होंने। असल बात ये है।
तो इस वक्त, और इनको पता है क्योंकि इनको लिए इससे बेहतर कोई पाकिस्तान का निजाम नहीं हो सकता, मगर ये साजिश नहीं करते। शमशाद साहब, तो फिर इलेक्शंस को लेकर जो इनकी मुलाकातें हैं, फिर इनका इंटरेस्ट क्या है? फिर ये क्या कोई गोल सेट करते हैं या ये रूटीन की मुलाकातें हैं? कुछ तो इनकी तरजीहात होती होंगी ना? ना रूटीन की नहीं है, बाजार है। आपको IMF का कर्जा इतना देते हैं, लेकिन आपका इलेक्शन कमीशन इतना शोर डाल रहा था फॉरेन फंडिंग करके कि एक पार्टी को फॉरेन फंडिंग बहुत मिल गई है। कभी ये सोचा है इस इलेक्शन कमीशन ने कि जो तुम्हारी तनख्वाहें मिल रही हैं, जो पूरे मुल्क की फाइनेंसिंग हो रही है, वो भी तो फॉरेन फंडिंग से हो रही है। वो IMF पैसा देता है और जाहिर है उसके बदले में आप उस गुलामी की कीमत देते हैं। ये जो इंटरफेरेंस जिसको आप भी कह रहे हैं, ये सिफारती लोगों का हमारे सियासतदानों से मिलना, अगर ये इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस ये किस हद तक होती है हमारे नए आने वाले सेटअप में? इसकी नौयत फिर क्या हो सकती है और क्या होती है? इंटरफेरेंस इससे बढ़ के क्या है? जब मुशर्रफ के जमाने में यही झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने बेनजीर के साथ बातचीत करके एक NRO बना लिया था और कहा था कि हम बेनजीर को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर। ये उन्होंने फैसला किया था, कंडोलीजा राइस ने, और कहा था कि अब ये मुशर्रफ के चेहरों पे एक हंसता खेलता बेनजीर का चेहरा बिठा देंगे ताकि वो सदर हो जाएगा और ये प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शिकायतें जब बेनजीर वापस आई, पहले सुन लीजिए, पीपल्स पार्टी की बात करें, मैं इन पार्टियों को कोई अहमियत नहीं देता, ना पार्टी पीपल्स पार्टी ना दूसरी शरीफों की पार्टी। बदकिस्मती ये है आज ये वो पाकिस्तान नहीं है जो हमें कायदे आजम ने एक आजाद, खुद मुख्तार और खुददार रियासत। बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इजराइल की गज़ा में 6 हफ्तों से जारी खून की होली हौलनाक मंजर पेश कर रही है। फ़लस्तीनियों के अस्पताल मुर्दा खानों में बदल चुके हैं और शहर जो है वो खंडरात बना दिए गए हैं। इस अरसे में अगर कुछ नहीं बदला तो वो इजराइल की सफाक सोच, मगरबी दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स और मुसलमान ममालिक की मुजरिमाना खामोशी। कब्रिस्तानों, स्कूलों, पनागजी कैंपों और अस्पतालों पर बमबारी करने वाला इजराइल किसी सूरत जंग रोकने पर तैयार नहीं, बल्कि एक झूठ पकड़े जाने पर दूसरा झूठ बोल रहा है। अल-शिफा अस्पताल की घेराबंदी और बमबारी को ही ले लें, जहां अब इलाज नहीं, सिर्फ ज़ेरे इलाज मरीजों के मरने का इंतज़ार होता है। इजराइल बहाने बना रहा था कि हमास ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल यानी अल-शिफा अस्पताल के नीचे एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखा है, लेकिन मीडिया ने इजराइल का ये झूठ भी पकड़ लिया। अल-शिफा अस्पताल के नीचे किसी सुरंग का सुराग मिला, ना ही हमास के ठिकानों का। काबिज फौज ने जो वीडियोस खुद जारी की उसमें किसी जंगजू को भी नहीं दिखाया जा सका, सिर्फ 2 बंदूकें दिखाई गईं, शायद वो भी अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए रखी गई थी। अल-शिफा अस्पताल के गैर फ़ाल होने से ज़ेरे इलाज नौज़ायदा बच्चों और सैकड़ों ज़ख्मियों की जानें इस वक्त ख़तरे में हैं। अस्पताल में मौजूद 179 लाशों को पहले ही सहन में इज्तमाई कब्रें बनाकर दफन किया जा चुका है। इजराइल गज़ा में बिला रोक टोक फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। यकतरफा खूनी जंग में ज़ायनिस्ट आर्मी 12,500 से ज़्यादा बेबस फ़लस्तीनियों के खून से अपने हाथ रंग चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद 25,000 से भी ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं, गज़ा की तबाही की खबरें देने वाले 42 सहाफ़ियों को भी मारा जा चुका है। जंग में ज़ख्मियों की जानें बचाने वाला जो मेडिकल स्टाफ है उसके भी 150 मेंबरान इजरायली गोला बारूद की नज़र हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कब तक ऐसे जारी रखेगा? कब तक अर्ज़े मुक़द्दस पर जारी जो खून की होली है ये ऐसे ही जारी रहेगी? मैं बात करूँगी, मुझे फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपका। जलाल साहब, 6 हफ्ते हो चुके हैं गज़ा वॉर को शुरू हुए। जो खबरें आ रही थी कि इजराइल यरगमालियों के बदले 5 दिनों की जंगबंदी पर रजामंद हो गया था, लेकिन बाद में फिर इजरायली वज़ीर आज़म ने खुद इसकी तरदीद की। क्या ये वाकई दुरुस्त है कि इजराइल रजामंद हो गया था, फिर कुछ वजूहात की बिना पर तरदीद करना पड़ी? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मुहम्मद खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन इमाम अल मुजाहिदीन इमाम अल मुराबितीन। मेरी बहन, सबसे पहली बात तो सूरत हाल फ़लस्तीन गज़ा के अंदर इस वक्त जैसा आपने फरमाया, जैसा आपने बयान किया, इससे भी ज़्यादा जो आपने बयान किया है, आपने जो बताई हैं, इसके और भी इस वक्त वहाँ के मौसम का जो सूरत हाल है वो भी ख़राब हो गई है। वहाँ पर बारिश भी शुरू हुई है, जो बेचारा लोगों ने अपने खेमे लगाई है वो भी बड़ा परेशानी के आलम में है। पहले बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि अशिफा हॉस्पिटल है, अशिफा हॉस्पिटल भी एक मैदान जंग बना हुआ है और इस सफ़ाक, इस जालिम, इस दहशतगर्द फ़ौज, इसराइली फ़ौज को यहाँ तक भी 9 मौलूद बच्चों पर तरस नहीं आया, उन पर भी, इनका साथ भी जुल्म है। आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ कि जंग बंदी कर, देखिए मैं वही बात शायद आपको याद होगा, पहला प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में मैं आपके प्रोग्राम में शरीक हुआ और भी चैनल्स में प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ, मेरा पहले दिन से यही बात थी कि भाई ये जंग बंदी इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। इस दफ़ा ये जंग इतनी जल्दी बंद नहीं होगी, ये क्योंकि ये जंग जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी मीडिया और दूसरा जो मीडिया है वो बातें कहाँ से फैलाते हैं, कहाँ से लाते हैं। अमेरिका की तरफ से ज़रूर तो बात आती है कि हम जंग बंदी कर रहे हैं। जंग बंदी सिर्फ और सिर्फ इसराइल के हाथ में है। इसराइल जो दहशतगर्द मुल्क है और इनका जो सबसे बड़ा दहशतगर्द वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू, जब तक वो खुद स्टेटमेंट नहीं देगा, जब तक वो हुक्म नहीं देगा, ये जंग बंदी नहीं होगी। और ना हमें, अभी भी आपको कह रहा हूँ 45 दिन के बाद अभी भी आपको कह रहा हूँ, ये जंग बंदी इतनी जल्दी नहीं होगी। जी सही, लेकिन जो अल-शिफा हॉस्पिटल के जो हालात हैं, जिस तरह इजराइल कह रहा था कि हमास ने अस्पताल के नीचे सुरंगों के ज़रिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखा है, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अब बात यह है कि वहाँ तो इलाज मुआवजे के लिए उस अस्पताल में कुछ मिला भी नहीं है, कुछ बचा भी नहीं है, कुछ है भी नहीं है, ना लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, ना लोगों का इलाज करने के लिए वहाँ मशीनरी है, नौज़ायदा बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं। तो ये सूरत हाल कैसे अब वहाँ पर लोग सरवाइव करेंगे, कैसे, कब तक चलेगा ये सब? क्या सरवाइव करेंगे? 9 मौलूद जो बच्चे, इनमें से 4 तो बेचारा शहीद हो चुके, ये भी शहीद है। 4 शहीद हो चुके हैं। इस वक्त अस्पताल बिल्कुल स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है, स्टाफ को जोर ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया है। चंद, मेरे ख्याल में भी जो रिपोर्ट मुझे मिली है कि चंद स्टाफ है जो जिद करके बैठे कि हम नहीं निकलेंगे। क्या पेशेंट्स रोडों पे बेचारे वो लेटे हुए। अशिफा हस्पताल तो वैसे ये हस्पताल है, लेकिन ये है असल अशिफा जो है ये एक पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, यानी जिसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। और इसराइल ने जो ड्रामा नचाया है वो अपने खुद एहतियार लाकर दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, ये भी झूठ साबित हुआ। तो सरवाइव तो कुछ नहीं सरवाइव हो रहा, कोई भी नहीं है, बस वो अल्लाह पे तवक्कुल है। सारे पेशेंट्स लेटे हुए बेचारे, और कोई सरवाइव नहीं है, जिस या ना पेट्रोल है, ना वहाँ पर जनरेटर चलाने के लिए, ना दवाइयाँ है, ना कुछ भी नहीं है, कोई सरवाइव नहीं हो रहा है, बस अल्लाह के रहम करम बड़े बेचारे। बिल्कुल। गजा की सूरत हाल में पिछले दिनों इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास भी हुआ, अफसोस का भी इजहार किया गया, मज़म्मती बयान भी जारी किए गए, लेकिन इजराइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या आप नहीं समझते इस फोरम का क्या फ़ायदा? इस्लामी ममालिक के जो सब लोग बैठे, क्या फ़ायदा? मोहतरमा, मैं आपकी और आपके नाज़रीन को एक बात कहना चाहता हूँ जी। मुझे जब कोई मुस्लिम उम्मा की बात करता मुझसे, या अरब लीग की बात करता है, या OIC की बात करता है, यकीन करें मेरा खून जलता है, मेरा दिल जलता है। क्योंकि मैं तो पहले दिन से कहा कि ना OIC, ना अरब लीग, ना कुछ भी, ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिवाय मजम्मतें करेंगे, सिवा करारदादें करेंगे, वो मिल बैठ के तस्वीरें खींचेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ना उन्होंने कोई मुअस्सर इक़दाम किया है। जी सही,
जो गज़ा से गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का भी जो मंसूबा था, लोग काफ़िलों की सूरत में जा रहे थे, काफ़िलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, उन पर भी बमबारी की जा रही थी, उन पर भी हमले किए जा रहे थे। कितने फ़लस्तीनी इस वक्त गज़ा छोड़ चुके हैं? गज़ा छोड़ चुका कोई भी नहीं छोड़ चुका। गज़ा देखिए, गज़ा एक पट्टी है जिसके अंदर कई सिटीज़ भी हैं। हाँ। गज़ा को छोड़ने यानी गज़ा से बाहर कोई नहीं गया, लेकिन शमाली जो गज़ा है, गज़ा का जो शमाल वाला इलाका है, वो तकरीबन लगभग 25%, क्योंकि 75% अभी भी मौजूद है शमाल गज़ा में। गज़ा के शमाल के जो इलाका है वो भी, जैसा आपने फरमाया, जो बेचारे वो जा रहे हैं, जो नकली मकानी कर रहे हैं इसराइल के हुक्म के मुताबिक, इसराइलियों ने जो दहशत गर्दों ने हुक्म दिए, वो भी रास्ते में इनके ऊपर भी बमबारी किया जा रहा है। तो गज़ा के अंदर मेरे बहन कोई महफूज जगह नहीं है, ना ही शमाल और ना ही जनूब और ना ही सेंटर, कहीं भी कोई भी जगह महफूज नहीं है। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मैं जनूब का रहने वाला हूँ, खान यूनिस इलाका के। मेरे पूरी रात दिन मेरी मोहल्ला में बमबारी हो रही है, मेरी पूरी रात दिन वहाँ पर पूरा खान यूनिस में बमबारी हो रही है। मोहतरमा, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में कि आप मुझे कुछ स्पेस दे कि मैं कुछ पैगाम भी पेश करना चाहता हूँ। जी प्लीज, अगर आप इजाजत दे तो सबसे पहले पैगाम मेरा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए जी, ये जलाल महमूद का पैगाम नहीं है, ये कि मजलूम मजबूर आवाम का पैगाम है। और वो पैगाम है, हम अपने भाई है, हम और किसको कहेंगे? हम जब अपने भाइयों को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हमारी गुजारिश पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये है कि चले ठीक है, अगर आप से जंग बंदी नहीं हो सका, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना किरदार जो करना चाहिए वो नहीं कर सका, तो कम से कम हमारे यही गुजारिश है, अपील है कि पाकिस्तान अपना किरदार, अपना वैल्यू, अपना जो इनका जो मकाम है दुनिया में, उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ ज़ख्मी बच्चे और जो ज़ख्मी ख़वातीन, ज़ख्मी बुज़ुर्ग, इनको लाए पाकिस्तान। हम भीख मांग के इनके इलाज करेंगे। अगर कोई कहे मुश्किल है तो ये गलत बयानी होगी, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर पाकिस्तान अपने असल रसूख इस्तेमाल करे तो कुछ पेशेंट्स यहाँ पर, कुछ ज़ख्मी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लाया जा सकता है इनको, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही, हम इनकी इलाज करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला इनके सारा देखभाल करेंगे। पहला पैगाम मेरा ये है। दूसरा पैगाम मेरा है जनरल राहील शरीफ साहब के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पैगाम जनरल राहील शरीफ साहब तक पहुंच जाए। मेरा पैगाम यह है कि जनरल राहील शरीफ साहब, आप एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है और आप एक अजीम फौज का सरबराह भी रह चुके हैं, जो पाक फौज, आप पाक फौज का सरबराह रहे। इस वक्त आप जिस मनसब पर हैं, जो इस्लामी इत्तेहाद का फौज है, ये अब ये मनसब मेरे ख्याल में इस मनसब से आपको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि जिस फौज का इस वक्त आप सरबराह है, इस फौज ने जंग बंदी करने में नाकाम तो दूर की बात है, इस फौज ने यहाँ तक, इस बड़ा फौज ने फ़लस्तीनी मासूम बच्चों को बचाने में नाकाम हुआ है। मेरी राहील साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है, और मेरे आवाम का भी ये मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर आपको अपने दीन से, अपने मजहब से मोहब्बत है, बैतुल मुक़द्दस से आपको मोहब्बत है, आप सच्चा मुसलमान हैं, हम जानते हैं, और गज़ा के अवाम आपसे राहील साहब बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप साबित करें कि आप एक पाकिस्तानी हैं, आप एक मुसलमान हैं, आप एक गैरतमंद पाकिस्तानी है, और आप इस चीज़ पर राज़ी नहीं है। मुस्ताफ़ी हो जाए राहील साहब, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ और ना मेरी आवाम चाहती है कि जो इस वक्त
गज़ा की आवाम, गज़ा के बच्चों की दिल से जो दुआ निकल रही है वो खुदा न खास्ता आपको ना लगे। आप हमारा दिल में फंसते हैं इसलिए कि आप मुस्ताफ़ी हो जाए, आप अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करें। जिल्लत, इज्जत और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जलाल महमूद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आज टीम ऑस्ट्रेलिया ने 3 के हिंसे को 6 में बदल दिया। ये मैं गिनती नहीं है ये, बल्कि क्रिकेट के बादशाह बनने में आज क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर भारत जीत जाता तो ये भारत की तीसरी फतह होती, क्योंकि भारत अपने इससे पहले 2 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने इसे अपनी 6ठी फतह बना लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा 5 वर्ल्ड कप थे। सोचें, कुल 13 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में, सबसे बड़े क्रिकेट के मुकाबलों में आधे यानी 6 एक टीम ने जब अपने नाम किए हों तो क्यों उसे क्रिकेट का बादशाह ना कहा जाए। आज इंडिया की ज़मीन पर 1,32,000 इंडियंस की मौजूदगी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने यह बता दिया कि दुनिया में क्रिकेट का बादशाह कौन है। वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल के इस मुकाबले में उतरने से पहले ये कहा था कि इससे बड़ा कोई और मज़ा नहीं कि स्टेडियम में मौजूद जो 1.25 लाख शायकीन हैं उनको चुप होने पर मजबूर कर दें, और उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने किसी का ख्याल नहीं किया। स्टेडियम में कवरेज करने वाले जो कैमरामैन थे उनको समझ नहीं आ रहा था किसका सैड फेस दिखाएं, कोई खुश फेस नज़र ही नहीं आ रहा था, बड़े कम जोशो खरोश वाले फेस नज़र आ रहे थे, तो उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि किसके चेहरे का फ्रेम बनाएं और किसका ना बनाएं। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए, जिसे बड़ी आसानी से 4 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 ओवर्स पहले ही पूरा कर लिया। जाहिर है इंडियन शायकीन की बर्दाश्त में ये नहीं था, उन्हें तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सांप ही सूंघ गया हो। टीम पाकिस्तान तो सेमीफाइनल से पहले ही वापसी की टिकटिंग करवा चुकी थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिवायती हरीफ इंडिया की इस हार को ज़ाहिर है बड़ा इंजॉय भी किया है। ऑस्ट्रेलिया की जीत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये पैगाम है कि जीत के लिए मैदान में कैसे उतरा जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।